हेलो एवरीवन, आई एम पूजा राव एंड वेलकम बैक टू CUET बाय अड्डा 24/7। सभी बच्चों को गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आपकी CUET की तैयारी? कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आपकी CUET की तैयारी? फटाफट से मैसेज करके बता दो कैसे हो आप सब लोग और कैसे चल रही है आपकी CUET की तैयारी। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का पार्ट 2 बच्चा, जिसमें हम लोग आज कुछ और देखेंगे। लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पार्ट 1 में एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ा था। ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे और उन्होंने इंडिया को किस तरह से उन्होंने रूल किया था इंडिया में और कैसे स्टैग्नेट की थी हमारी एग्रीकल्चर को, ये हमने देखा। रीजंस देखे, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हमने देखा। आई होप सो कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पार्ट 2 में हम लोग और डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें बच्चा अगर हम बात करें तो हमारे डिफरेंट अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनमें किस तरह से चेंजेस हुए। चलिए स्टार्ट करेंगे बच्चा। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, कि इंडिया का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो क्या था बच्चा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि किस तरह से लोग जो थे वो ऑक्यूपेशन में लगे हुए थे। अब अंग्रेज जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे, अंग्रेज जब यहाँ आए थे तो उन्होंने क्या करा था, जो इंडस्ट्रीज थी हमारा बच्चा वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू कर दिया था, यानी धीरे धीरे इंडस्ट्रीज को खत्म करना शुरू कर दिया था। ठीक है मैम, ये हुआ था। और देखो ज्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो किस में चली गई थी, वो प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर में चली गई थी। सो प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में उस टाइम हमारी मोस्ट ऑफ द वर्कफोर्स कहाँ काम कर रही थी बच्चा, 75% वर्कफोर्स जो थी वो प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर में सेक्टर में काम करती थी। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर अकाउंटेड फॉर द रिमेनिंग। ठीक है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और बच्चा जो सर्विस सेक्टर था वो उसमें बाकी के जो बचे हुए लोग थे वो उसमें काम कर रहे थे। अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 10% जो पीपल थे बच्चा वो इसमें थे, और बच्चा 10 to 15% जो पीपल थे वो किस में थे, सर्विस सेक्टर में थे। वर्कफोर्स जो थी वो हमारे सर्विस सेक्टर में थी। इस तरह से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसके अलावा रीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है। रीजनल वेरिएशन का मतलब है कि जैसे बच्चा हमारा 19th सेंचुरी आई थी, 20th सेंचुरी स्टार्ट होने वाली थी, उस ड्यूरेशन में थोड़े बहुत जो लोग थे ना वो क्या हुए थे, थोड़ी बहुत जो वर्कफोर्स थी ना किसी एरिया में वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी, किसी एरिया में इंक्रीज होना शुरू हो गई थी। अगर हम लोग देखें द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल डिक्लाइन इन अ डिपेंडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर ऑन अ एग्रीकल्चर सेक्टर विद द commensurate इंक्रीज इन अ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। ठीक है, क्या हुआ था, कुछ स्टेट जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यानी कि जो हमारे कंट्री में डाउन साइड की जो हमारी स्टेट है, जो हमारे ईस्ट या फिर हमारे साउथ में आते हैं, ये वाले कुछ स्टेट है बच्चा। वहीं जो वेस्ट बंगाल है वहां पे धीरे धीरे जो लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे ना वो डिक्लाइन होना शुरू हो गए थे। ठीक है, इसके साथ साथ वो अब भाई वर्कफोर्स डिक्लाइन होगी एग्रीकल्चर में तो इंक्रीज कहाँ होगी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। तो इस एरिया में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में बच्चों जो वर्कफोर्स लगी हुई थी वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ मूव होना शुरू हो गई थी। वहीं कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कि उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब, कुछ स्टेट ऐसे हैं वहां पे क्या हुआ था, वर्कफोर्स जो है एग्रीकल्चर में बढ़ने लग गई थी। वहां पे कुछ वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर में इंक्रीज होना शुरू हो गई थी बच्चे। ओके, अब ये हमने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखा कि जो हमारा वर्कफोर्स था वो किस तरह से डिवाइड हो रखा था, है ना। ओके, अब हम बात करेंगे बच्चा इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या था। देखो जो ब्रिटिशर्स थे ना उनका सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें ना हमारी इकोनॉमी में वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही देखने को मिलता है। इसके अलावा ज्यादा कोई कंट्रीब्यूशन उनका था नहीं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उन्होंने क्या करा, रोड्स बनाई, रेलवेज बनाई। उसके अलावा बच्चा जो वाटरवेज है उनको देखा गया, और वाटरवेज हो गया, और उन्होंने एयरपोर्ट्स बनाए, है ना। एयरपोर्ट्स नहीं, उन्होंने पोर्ट्स बनाए बच्चा। और जो टेलीग्राफ है, इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राम है, वो वाली फैसिलिटी भी स्टार्ट करी थी। सो सबसे पहले तो रोड्स बनाई गई। तो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर कुड नॉट अकम्प्लिश मच ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोड ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ फंड। ठीक है, अब जो
अब बच्चा जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जो था ना, उन्होंने ज्यादा रोड्स नहीं बनाए, क्योंकि इसके लिए ना जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है उनके लिए उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था। बट जो रोडें बनाई गई थी, क्या वो इंडियन पीपल के लिए था, इंडियन जो लोग हैं उनको बेनिफिट करे? नहीं। इसका मेन रीजन क्या था बच्चा? ये जो बिल्ड करी थी ना रोड्स, इनका मेन रीजन क्या था कि आर्मी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सके, इसके अलावा जो रॉ मटेरियल है ना वो इजीली शिफ्ट हो सके। ठीक है, जो वेयर हाउस है वहां से रेलवे स्टेशन या पोर्ट तक इजीली जा सके, और पोर्ट या रेलवे स्टेशन जो फिनिश गुड है बच्चा वो इजीली मार्केट में आ सके, इसीलिए ये रोड्स बनाई गई, यानी उनका पर्सनल मोटिव था इसमें। देयर आर ऑलवेज रिमाइंड अ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड इन अ रीच आउट ऑफ अ रूरल एरिया ड्यूरिंग अ रेनी सीजन। इसके अलावा बच्चा जो ऑल वेदर रोड्स, इन्होंने ऑल वेदर रोड्स नहीं बनाई थी, तो रूरल एरिया में भाई जो रेनी सीजन आता था तब उस टाइम बच्चा रूरल एरिया पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता था। ठीक है, वहां तक जाने का कोई रोड नहीं था, कच्चे रास्ते थे तो वो ब्लॉक हो जाते थे, और फ्लड की सिचुएशन में तो और भी खराब कंडीशन होती थी। एज अ रिजल्ट पीपल लिविंग इन दीज एरियाज सफर्ड बैडली ड्यूरिंग द नेचुरल क्लाइमिटीज और फेमिंग्स। ठीक है, तो उस टाइम बच्चा जो रूरल एरिया में जो लोग रहते थे, क्योंकि ज्यादातर लोग तो रूरल एरियाज में ही रहते थे, वहां पे रोड्स अच्छी थी नहीं, तो बच्चा जो क्लाइमेट नेचुरल क्लाइमेटीज आ गई या रेनी सीजन हो गया, तो उस टाइम जो लोग थे ना रूरल एरियाज के, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, वो बहुत सारी चीजें फेस करते थे। इसके अलावा रेलवेज में कंट्रीब्यूशन करा गया, रेलवे का सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला हमारी इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, the most important contribution of the British rule was to introduce railway in India in 1850s। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना, ये डेट ध्यान रखना। देखो डेट्स जो है ना आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, डेट्स में से क्वेश्चन आते हैं, डेट में से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 1850 में बच्चा रेलवे को इंट्रोड्यूस करा गया, इंट्रोड्यूस ऑफ अ रेलवे इन इंडिया इन 1850। द रेलवे अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब बच्चा रेलवे ने क्या करा, इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पे स्ट्रक्चर करना शुरू करा। ठीक है, और रेलवे में इंडियन इकोनॉमिक के स्ट्रक्चर को यहाँ पे अफेक्ट किया। अच्छा, एक और चीज पढ़ेंगे इससे पहले कि हम लोग रेलवे के बारे में और पढ़े। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ना बच्चा, ये जो पिक्चर है, ये पहली बार क्या हुआ था, रेलवे को लिंक किया गया था, रेलवे को लिंक किया था बच्चा थाने, बॉम्बे टू थाने, बॉम्बे टू थाने पहली बार रेलवे को लिंक किया गया था, है ना, पहली बार रेलवे चली थी यहाँ पे। कब चली थी? 1853 में, 53 54 है ना, अगर 53 भी आता है तो भी ठीक है, 54 भी आता है तो भी ठीक है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। 53 54 में बॉम्बे टू थाने में क्या करा गया, रेलवे को लिंक किया गया बच्चा। ओके, और यहाँ पे क्या करा, दो इंपॉर्टेंट वे से इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को बच्चा रेलवे ने क्या करा, अफेक्ट करा था। अब देखो पहले क्या था, रेलवे था नहीं, रोड थी नहीं, तो उस टाइम बच्चा जो लोग थे उनको अगर लंबी लंबी यात्राएं करनी है, ट्रेवल करना है, तो उनको बहुत टाइम लग जाता था, या फिर भाई वो जिंदगी भर सोचते ही रहते थे कि भाई यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, है ना। बट रेलवे से क्या हुआ, जो लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेवल नहीं कर पा रहे थे वो रेलवे से अब कर पा रहे थे, जिससे कि क्या हुआ, ज्योग्राफिकल और कल्चरल बाउंड्रीज जो थी वो क्या हुई, वो ब्रोक हुई, और हमारी कंट्री क्या हुई, धीरे 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 इंटीग्रेट होना शुरू हुई, और ये बहुत अच्छी थी। और ये इनवर्स किस पे पड़ी थी, ब्रिटिशर्स पे ही पड़ी थी, क्योंकि जितने भी आंदोलन हो रहे थे तो उसमें रेलवे का यूज हो ही रहा था। इसके अलावा इंडियन एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन इससे बहुत बढ़ा, इससे ना एडवर्स इफेक्ट हुआ बच्चा हमारे इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी पे। एक से बेनिफिट हुआ तो दूसरे से क्या हुआ, एडवर्स इफेक्ट हुआ। ठीक है, इससे विलेज इकोनॉमी पे क्या हुआ बच्चा, इससे विलेज इकोनॉमी पे सेल्फ सफिशिएंसी का जो फूड प्रोडक्ट था वो कम हो गया, क्योंकि इससे कॉमर्शियलाइजेशन बढ़ने लग गया, इजीली एक जगह से दूसरी जगह कैश क्रॉप जाने लगी। ओके, इसके अलावा मैम और क्या क्या करा गया, एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या करा गया, तो एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट का भी डेवलपमेंट हुआ था बच्चा। ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक मेजर फॉर अ डेवलपिंग ऑफ वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, हाउएवर दैट डेवलपमेंट वाज फार अवे फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी। भले ही उन्होंने एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज किया था, भले ही बनाया था, बट ये है ना उनका जो ये जो डेवलपमेंट था ना वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था, उनका खुद का मन नहीं कर रहा था कि भाई क्या बना दिया, मतलब वो जितना जिस हिसाब से करना चाहते थे उस हिसाब से नहीं हुआ। इनलैंड वाटरवे प्रोवाइडेड टू दी अनइकोनॉमिकली एज इन अ केस ऑफ कोस्टल कैनल ऑन दी ओशिया कोस्ट। ठीक है, यहाँ पे बच्चा जो इनलैंड वाटर वेज जो था बच्चा वो अनइकोनॉमिकली हो गया था कॉस्ट कैनाल के लिए, क्योंकि बच्चा कॉस्ट कैनाल अगर मान लो कि जो पोर्ट पे आते थे, है ना,
जो पोर्ट पे आते थे, तो उस टाइम ये जो कैनाल जो बनी थी, अगर आपको याद है तो कैनाल में हमने पढ़ा था स्विस कैनाल बनी थी, इस पे जो कॉस्ट लगी थी उसका कोई यूज नहीं है ना। द कैनाल हैज बिल्ट ह्यूज कॉस्टेज बट इट फेल्ड टू कंप्लीट, हैड टू बी अमेंडेड रेलवे एंड फाइनली कैनाल। ठीक है, ये कैनाल जो बिल्ड हुई थी बच्चा, उसमें हाई कॉस्ट लगी थी बट इसका ज्यादा यूज नहीं हुआ, इससे ज्यादा प्रॉफिट मिला नहीं था। कम्युनिकेशन में और क्या क्या चीजें की गई थी, पोस्ट टेलीग्राफ वर टू मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन में हम देखेंगे तो पोस्ट टेलीग्राफ जो है ना, पोस्ट टेलीग्राफ को सबसे मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है ना, जिससे कि हम लोग इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते थे। पहले आपने देखा होगा इंग्लिश में आप बनाते भी होगे टेलीग्राफ, है ना, तो उस टाइम बच्चा कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे अच्छा जो ब्रिटिशर्स लेके आए थे वो पोस्ट टेलीग्राफ ही था, कि हमें किसी को अगर न्यूज भेजनी है तो फटाफट से आप टेलीग्राफ लिखो और इमरजेंसी में वो चला जाएगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ अ एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ अ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया सर्व एज अ पर्पज ऑफ मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। इसके अलावा इंडिया में बच्चा इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ भी क्या हुआ, इंट्रोड्यूस होने लग गया। भले ही एक्सपेंसिव सिस्टम था बट इसका मेन मोटिव क्या था कि इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। बट ये जो पोस्टल सर्विसेज करी गई थी अच्छी है, इससे लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा था। बट बच्चा ये जो था ना, सर्विस थी ना, ये पब्लिक पर्पस के लिए यूजफुल तो थी बट ये क्या था, रिमेन इनएडिक्वेट थी। क्या थी, ये कम थी, इसकी कमी देखने को यहाँ पे मिली थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रीजन क्या क्या थे। देखो मेन रीजन देख लेते हैं, एक साथ कंक्लूजन देख लेते हैं। रोड बिल्ड करी गई थी, किसके लिए करी गई थी, आर्मी जो है वो मोबिलाइज हो, रॉ मटेरियल को मोबिलाइज करे, है ना, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन या पोर्ट पे वो फटाफट से चला जाए और उससे क्या हो, जो इंग्लैंड है फटाफट से इंग्लैंड में रॉ मटेरियल चला जाए और रॉ मटेरियल फिनिश गुड वहां से बन के आ जाए। रेलवे डेवलप किया गया ब्रिटिशर्स ने, मेन रीजन थे, 3 रीजन थे। इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटर ओवर द वास्ट इंडियन टेरिटरी, भाई पूरा इफेक्टिव कंट्रोल हो हमारी इंडियन टेरिटरी पे। इसके अलावा प्रॉफिट अर्न करना, फॉरेन ट्रेड बाय लिंकिंग रेलवे टू द मेजर पोर्ट्स, बड़े बड़े पोर्ट से रेलवे को लिंक कर दो जिससे क्या हो, प्रॉफिट अर्न हो। इसके अलावा मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड इन इंडिया, इसके अलावा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करना, ब्रिटिश फंड जो इंडिया है उसका प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करना। The system of electric telegraph was introduced in a high cost to serve the maintain law and order purpose of a maintain the law and order। ठीक है, इसके अलावा बच्चा जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था, भाई इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का जो सिस्टम था बच्चा जो इंट्रोड्यूस हुआ था उससे बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट थी बट ये करा गया किसके रीजन से, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के पर्पज से किया गया। ठीक है, इसके अलावा बच्चा इंडिया देखो, अगर हम लोग ब्रिटिश रूल और हम लोग देखें ना, ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, इंडिया को सिस्टमेटिकली एक्सप्लॉइट करना शुरू करा था। उन्होंने सबसे पहले हमारी इंडियन एग्रीकल्चर को, हमारी इंडियन कंट्री को एज अ एग्रीकल्चर कंट्री ही बना दी। सब के सब किस पे डिपेंड होने लग गए, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने लग गए और एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होने लग गया, बैकवर्ड होने लग गया, स्टेगनेंट होने लग गया। और इसमें वर्स्ट चीज और कर दी, कॉमर्शियलाइजेशन इंट्रोड्यूस करके। ठीक है, जो कि ब्रिटिश की जो नीड थी उसको पूरा करने के लिए करी गई थी। इसके अलावा बच्चा नेवर ट्राई टू मॉडर्नाइज द प्रिवलिंग इंडस्ट्रियल एरिया, भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्होंने कभी भी कुछ भी बच्चा जो है प्रोडक्शन या फिर मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया। इसके अलावा जो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री थी ना, वो यहाँ पे क्या करा बच्चा, उसका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू कर दिया था, उसका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू कर दिया था। बाय फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ अ डिस्क्रिमिनेटरी प्रोटेक्शन, ब्रिटिशर्स गेन्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एंटायर इंडियन मार्केट। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेटिंग प्रोटेक्शन पॉलिसी इन्होंने यूज की थी जिससे कि इंडियन मार्केट को पूरी तरह से कंट्रोल करना शुरू कर दे, है ना। इसके अलावा बच्चा फॉरेन ट्रेड, to promote foreign trade and to exploit natural resources for India of their advantage, Britishers rural build up economic infrastructure which include road and railway network, ports and shipping, irrigation और electricity। ठीक है, इसके अलावा बच्चा फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए, अब फॉरेन ट्रेड तो बढ़ा बट इससे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है ना वो एक्सप्लॉइट हुए, है ना। जो ब्रिटिशर्स थे जो अपना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे थे, ठीक है, उनका तो बढ़ा बट इंडिया जो है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर तो भाई इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करा इंडिया में बट इससे इनका फायदा किसका था, ब्रिटिशर्स का था। उन्होंने रोड्स बनाई, रेलवेज बनाया, पोर्ट्स एंड शिपिंग बनाई, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी बनाई बट इससे क्या था, उनका मेन फायदा था कि उनका फॉरेन ट्रेड बढ़ता जाए और हमारे इंडिया में उनकी मोनोपोली बढ़ती जाए। ब्रिटिश रूल थ्रूली एक्सप्लॉइटेड इंडियन इकोनॉमी थ्रू इकोनॉमिक ट्रेड। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स रूल थे उन्होंने क्या करा, इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी को ड्रेन किया,
है ना। और बच्चा इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे लार्ज स्केल पे पॉवर्टी बढ़ी, स्टेग्नेशन हुआ, बैकवर्डनेस हुई इंडियन इकोनॉमी अलोंग विद द ह्यूज ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री ना टू द ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ये हमने देखा। अच्छा, इसमें मुझे बताओ किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया? इसमें मुझे बताओ किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से बता दो फटाफट से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, ठीक है। ये तो हमने नेगेटिव इंपैक्ट देख लिया मैम। अब पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया। सेल्फ सफिशिएंसी इन अ फूड गेन प्रोडक्शन। ठीक है, अब बच्चा हमारा इंडियन प्रोडक्शन जो था, हमारा एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, उससे ना फूड गेन प्रोडक्शन में क्या था, सेल्फ सफिशिएंसी। कॉमर्शलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, तो उसके साथ साथ फूड गेन का जो प्रोडक्शन था बच्चा वो भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, इसके अलावा बच्चा जो ट्रांसपोर्टेशन था वो अच्छा हुआ। ठीक है, रोड्स बनी और रेलवेज बना, जिससे जो डेवलपमेंट था, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेलवे प्रोवाइडेड चीप एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ। अब बच्चा रोड्स और रेलवेज बना, जिससे कि जोग्राफिकल बाउंड्रीज कट हुई, इकोनॉमिक बाउंड्रीज कट हुई, पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी कट होना शुरू हुई। तो इससे क्या हुआ, न्यू अपॉर्चुनिटी बनी किसकी, इकोनॉमिकल और सोशल ग्रोथ की। चेक ऑन फेमिन्स, roads and railway work as a great check on occurs and impact of a famines as food supplier could be transported to the affected areas case of a drought। ठीक है, अब बच्चा इससे क्या हुआ कि भाई रोड्स और रेलवे से क्या हुआ था कि ये तो बना, और इससे फूड सप्लाई भी इंक्रीज हुई, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हुआ तो फूड सप्लाई इंक्रीज हुई। तो जो एरियाज है जहाँ पे सूखा पड़ा है या फ्लड आ गया, तो वहाँ पे इजीली क्या कर सकते हैं, इजीली रोड और ट्रांसपोर्टेशन से फूड प्रोवाइड करवा सकते हैं, इसलिए भी करा गया, है ना। इसके अलावा मॉनेटरी इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमी थी वो मॉनेटरी इकोनॉमी में शिफ्ट करेगी, शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। ब्रिटिश रूल हेल्प इंडियन इकोनॉमी टू शिफ्ट फ्रॉम बेटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फॉर गुड्स टू द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। पहले हमारा जो गुड्स था ना वो बार्टर सिस्टम पे चलता था, है ना, तो फिर उसको चेंज करके एज अ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, यानी गुड्स और सर्विसेज के बदले मनी से पे करो, ये वाली इकोनॉमी यहाँ पे करी गई इंडिया। अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, the British government had an effective administrative system which served as a ready Ragnarok for India। ठीक है, इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड अ इफेक्टिव एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विच सर्व एज अ रेडी रैग्नारॉक फॉर इंडिया। ठीक है, अब बच्चा इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उन्होंने लगाया था, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लगाया था, वो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, और उससे क्या हुआ, हमारे इंडियन इकोनॉमी को एज अ रैग्नारॉक, एज अ इस तरह से हमें दिखाई देता है बच्चा, है ना, ये इस तरह से हमें दिखाई देता है। ओके, सो बच्चा हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का जो चैप्टर था हमने कंप्लीट कर लिया। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। ठीक है बच्चा, तो सेशन को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, एंड अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वेट किस चीज का है, फटाफट से जाके सब्सक्राइब करो। ओके बच्चा बाटी, अब बात करते हैं हमारे कुछ प्रीमियम बैच के बारे में, जिससे अगर आप इनरोल हो जाओगे तो आपके सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो पूरी की पूरी यहाँ पे बच्चा खत्म हो गई, क्योंकि बच्चा सिर्फ और सिर्फ स्पेशली आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए ये वाले बैचेस बनाए गए। ओके, तो अगर हम बात करें बच्चा कि इस बैच में कैसे इनरोल होना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, सबसे पहले जाना है आपको अड्डा 247 पे, है ना। आप अड्डा 247 पे जाओगे, आप जैसे ही अड्डा 247 सर्च करोगे, एक सेकेंड ना, नेट नहीं चल रहा, क्या प्रॉब्लम हो गई। ओके, तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, अड्डा 247 पे जाना है। ओके मैम, हम लोग चले गए अड्डा 247। ठीक है, अड्डा 247 पे जाना है, और सबसे पहला जो लिंक है इसी को हमें क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग लिंक को क्लिक करेंगे हमारे पास बच्चा ये वाला पेज खुल जाएगा, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा बच्चा। ये वाला पेज ओपन हुआ, हमें जाना है ऑल कोर्सेज में।
और कोर्सेज में जाएंगे, अंडर ग्रेड एग्जाम में जाएंगे। अंडर ग्रेड एग्जाम में जाने के बाद हमें कहाँ जाना है, सीयूईटी में जाना है। सीयूईटी में जाने के बाद हम लोग जाएंगे आर्ट्स या कॉमर्स में, है ना। जैसे अगर हम आर्ट्स में है तो आर्ट्स में, और कॉमर्स में है तो कॉमर्स में। ठीक है बच्चा, जैसे ही हम लोग कॉमर्स में गए तो यहाँ पे बच्चा हमारे सामने ये बैच आ जाएंगे। सबसे फ्रेश बैच है बच्चा डेल्टा बैच। आपको क्या करना है, डेल्टा बैच पे क्लिक करना है ना। आपको डेल्टा बैच पे क्लिक करना है। डेल्टा बैच पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको मिलेंगी बच्चा 500 आवर्स की 2 वे इंटरेक्टिव क्लासेस, है ना। 200 टेस्ट सीरीज, 155 ई बुक्स। इसके अलावा बच्चा 500 प्लस आवर्स की 2 वे इंटरेक्टिव क्लासेस, 15 फुल लेंथ के टेस्ट, 10 प्लस सिलेक्शन टेस्ट, है ना। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बच्चा, 15 फुल लेंथ के टेस्ट मिलेंगे, 10 प्लस सिलेक्शन टेस्ट मिलेंगे, है ना। 3000 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा। और मैम और हमें क्या मिलेगा, और हमें यहाँ पे मिलने वाला है बच्चा लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। चीपेस्ट हमें चैप्टर वाइज पीडीएफ्स मिलेगी। हमारा जो ये कोर्स है बच्चा चीपेस्ट कोर्स है, इतना कोई हाईली नहीं है। अगर आप दूसरे इंस्टीट्यूशंस के देखोगे तो बहुत ज़्यादा हाईली है। हाँ, और करियर गाइडेंस हमें मिलेगी, पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगी। इसके अलावा मैम कौन सा टीचर कैसे पढ़ाता है वो हमें पता कैसे चलेगा, इसके लिए आप बच्चा डेमो वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है, और किसी बच्चे को, जैसे बच्चा इनरोल होना चाहता है तो वो डेमो वीडियोस देख सकता है, और इसमें जो जो चीज़ें हैं ना वो सब कुछ देख सकता है। इसके अलावा आपका जो स्टडी प्लान है बच्चा वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये जो बैच है बच्चा आपको कितने में मिलेगा, 5999 में मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको बाई करते हैं, अगर हम लोग इस बैच को बाई करते हैं बच्चा, तो ये बैच भाई, अब डिस्काउंट तो चाहिए मैम, बिल्कुल चाहिए। तो इस बैच को बाई करेंगे तो ये हमें डिस्काउंट लगाना पड़ेगा, कोड लगाना पड़ेगा Y490। जैसे ही हमने ये कोड अप्लाई किया बच्चा, तो यही बैच हमारे हमारे यहाँ पे 21% के ऑफ के साथ ये बैच हमारा 1799 का आ जाएगा। तो भाई वेट किस चीज का कर रहे हो, वेट किस चीज का कर रहे हो, जल्दी से जाके इनरोल हो जाओ। इसके अलावा किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है मेरे से, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इस चैप्टर में से पूछ सकता है। बाकी इसकी हम लोग प्रैक्टिस कब करेंगे, सैटरडे संडे को करेंगे। सैटरडे संडे को कर सकते हैं, है ना। किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टू यू ऑल, बाय बच्चा पार्टी, है ना। अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय टू यू ऑल, बाय बच्चा पार्टी, बाय।